नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 14वीं बार विस्तार दिया गया और प्रधानमंत्री ने हमारे देश के इतिहास में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया। आईशे यानी कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2011 में शुरू किया था। इस सर्वेक्षण में देश में स्थित सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाता है। ये अलग अलग शैक्षणिक मानकों पर विस्तृत सूचनाओं को एकत्र करता है। पहली बार सर्वेक्षण के दौरान वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डेटा एकत्र किया गया। इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट को उच्चतर शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के माध्यम से विकसित किया है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण में कई निष्कर्ष निकाले गए। कुल विद्यार्थी नामांकन की बात करें तो नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शीर्ष 6 राज्य हैं। 2020-21 में इनकी संख्या 4.14 करोड़ हो गई है, जिसमें कि 2014-15 की तुलना में 21% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं छात्राओं का नामांकन 2.01 करोड़ पर पहुंच गया है। इसमें 2014-15 के मुकाबले 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल नामांकन में छात्राओं के नामांकन का प्रतिशत 49 है। आपको बता दें कि 2014-15 के मुकाबले इसमें 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। सकल नामांकन अनुपात उच्चतर शिक्षा में नामांकित योग्य आयु वर्ग जो कि 18 से 23 वर्ष का है, इससे संबंधित विद्यार्थियों के प्रतिशत की बात करें तो इसमें 3 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में यह अनुपात 27.3 है। वहीं लैंगिक समानता सूचकांक के बारे में इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि पुरुष GER की तुलना में छात्रा GER का अनुपात 2017-18 के 1 से बढ़कर 1.05 हो गया है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान INIs की बात करें तो 149 हो गए हैं ये 2020-21 में, जो कि लगभग पहले से 2 गुने हो गए हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में नामांकन की बात करें तो इसमें भी वृद्धि हुई है, ये अब 61% हो गई है। और प्रति 100 पुरुष शिक्षकों में महिलाओं की बात करें तो इसमें भी पहले के मुताबिक वृद्धि हुई है। पहले ये 63 हुआ करती थी और अब 2020-21 में ये 75 है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ता की शिकायतों का निपटारा करने के लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों का गठन सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के नियम 3A के तहत किया गया है। GSC की संरचना की बात करें तो प्रत्येक GSC में एक पदेन अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं। इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले होगा। प्रथम GSC की बात करें तो इस समिति का अध्यक्ष गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। द्वितीय GSC का अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन विभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव है और तृतीय GSC का अध्यक्ष MIT का वरिष्ठ वैज्ञानिक है। MIT यानी कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। GSC की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समितियां सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित अन्य प्लेटफॉर्म्स द्वारा लिए गए कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित निर्णयों का पर्यवेक्षण करेगी और ऐसे निर्णयों को निरस्त भी कर सकेंगी। यदि कोई उपयोगकर्ता किसी सोशल मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गए कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित निर्णय से असंतुष्ट है तो वो 1 महीने के भीतर GSCs में अपील कर सकता है। GSCs को अपील प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर उसका निपटान करना होगा। ये समितियां उपयोगकर्ता की अपीलों के निपटारे में विशेषज्ञता और अनुभव वाले लोगों की सहायता ले सकती हैं। ये समितियां ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली अपनाएंगी। GSC की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत में इंटरनेट को खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना सुनिश्चित करना है। इंटरनेट मध्यवर्ती बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान नहीं कर रहे हैं। मध्यवर्तियों के बीच उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करना जरूरी है।
अगली खबर संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सुरक्षा परिषद में मौजूद कमियों पर ध्यान खींचा है और इसमें सुधार की जरूरत पर भी बल दिया है। उन्होंने ये टिप्पणी सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले को देखते हुए की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इस संस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। सुरक्षा परिषद के पास सदस्य देशों के संबंध में बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है। सुरक्षा परिषद से संबंधित और भी कई मुद्दे हैं। ये समकालीन विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस संस्था में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है। इसके अलावा अफ्रीका या लैटिन अमेरिका का कोई भी देश इसका स्थायी सदस्य नहीं है। इसके निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता की कमी है। स्थायी सदस्य अक्सर वीटो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए रूस ने यूक्रेन पर परिषद के संकल्पों को वीटो कर दिया है। दरअसल सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर भारत की प्रमुख मांगे हैं। इसमें G4 सदस्यों को स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए। G4 सदस्य हैं भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान। इसके अलावा वीटो शक्ति समाप्त की जाए। स्थायी और गैर स्थायी दोनों तरह की सदस्यता में विस्तार किया जाए। और भारत का ये भी कहना है कि परिषद में सभी भौगोलिक क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, यानी कि हर कॉन्टिनेंट से समान अनुपात में प्रतिनिधित्व हो, ताकि अगर कोई भी डिसीजन निकल करके आता है तो उसमें एक संतुलन हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें वीटो शक्ति के साथ 5 स्थायी सदस्य होते हैं और वो सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 2 वर्षों के कार्यकाल के साथ 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य से 2 और पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य होता है। और आइए अब बात करते हैं आरक्षण की। अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 14वीं बार विस्तार दिया गया है। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए वर्ष 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया था और इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 340 के मुताबिक राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा। रोहिणी आयोग का उद्देश्य ओबीसीज की केंद्रीय सूची के संदर्भ में जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की सीमा की जांच करना है। दरअसल इस उपवर्गीकरण की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ओबीसीज को वर्तमान में केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण दिया जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि ओबीसीज की केंद्रीय सूची में केवल कुछ संपन्न समुदायों ने ही इस आरक्षण के बड़े हिस्से का लाभ उठाया है। इससे पहले भी इस संबंध में कई आयोग गठित किए गए, जैसे कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 की रिपोर्ट में ओबीसीज का पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों में उपवर्गीकरण करने का प्रस्ताव किया गया था। उसके बाद आई मंडल आयोग की रिपोर्ट वर्ष 1979 में। इस रिपोर्ट के विरोध को देखते हुए मध्यवर्ती और दमित पिछड़े वर्गों में एक उपवर्गीकरण का प्रस्ताव किया गया था और फिर 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी को कई वर्गों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। इसमें शामिल था ईबीसी समूह ए जो कि अति पिछड़ा वर्ग, उसके बाद एमबीसी ग्रुप बी जो कि अधिक पिछड़ा वर्ग है और इसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड कास्ट समूह सी। प्रधानमंत्री ने हमारे देश के इतिहास में लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को अपने हालिया संबोधन में प्राचीन और मध्यकाल में प्रचलित जमीनी स्तर के शासन का उल्लेख किया। इस संदर्भ में उन्होंने उत्तर मेरूर शिलालेख, भगवान बसवेश्वर के अनुपम मंडपम और काकतीय वंश का उदाहरण दिया। उत्तर मेरूर शिलालेख की बात करें तो ये चोल शासक परांतक प्रथम के शासनकाल में 920 ईस्वी के आसपास का है। उत्तर मेरूर चोलकालीन एक प्राचीन गांव है। इसे कभी चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जाना जाता था। ये तमिलनाडु में चेन्नई के निकट स्थित है। चोल स्वशासन गांवों की आम सभा या महासभा पर आधारित था। चोल कुदावोलाई चुनाव प्रणाली पर उत्तर मेरूर शिलालेख के मुताबिक
प्रत्येक गांव को कुडुम्बु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुडुम्बु यानी कि वर्तमान में प्रचलित प्रशासनिक इकाई वार्ड। यहाँ महासभा के प्रतिनिधि चुने जाते थे। यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जो पात्रता थी उसमें उम्मीदवार को भूस्वामी होना चाहिए, कानूनी रूप से स्वामित्व वाली जगह पर बने घर का मालिक होना चाहिए, वैदिक मंत्रों का जानकार होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। और उसकी अयोग्यता के बारे में भी वर्णन किया गया था। यदि निर्वाचित सदस्य कदाचार का दोषी पाया जाता था तो उसे भविष्य में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। और कदाचार के कृत्यों में शामिल था रिश्वत लेना या दूसरे की संपत्ति का गबन करना। चोल प्रशासन में समितियां होती थी, जैसे गांव की महासभा वार्षिक समिति, उद्यान समिति और जल निकाय समिति के लिए सदस्य चुनती थी। दूसरा है भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप। इसकी स्थापना भगवान बसवेश्वर ने दर्शन शास्त्र और अनुभव के लिए लोगों को एकत्रित करने के लिए की थी। अनुभव मंडप मानव जाति के इतिहास में सबसे शुरुआती संसदों में से एक थी। असाधारण उपलब्धि वाले एक महान योगी प्रभुदेव इसके अध्यक्ष थे। भगवान बसव ने इसके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इसमें विविध प्रकृति की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता था। ये समस्याएं सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, योग संबंधी, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और साहित्यिक क्षेत्रों से संबंधित होती थी। वर्तमान संसद और अनुभव मंडप के बीच केवल यही अंतर है कि अनुभव मंडप के सदस्यों को लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता था। उन्हें मंडप के उच्च अधिकारी चुनते या मनोनीत करते थे। भगवान बसवेश्वर 12वीं शताब्दी के महान कवि थे। उनका जन्म वर्तमान कर्नाटक में हुआ था। वे दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। 13वीं शताब्दी में पलकुरी की सोमनाथ ने बसव पुराण की रचना की थी। इसमें बसवन्ना के जीवन और विचारों का पूरा विवरण मिलता है। उन्होंने लैंगिक और जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और कर्मकांडों का विरोध किया था। अहिंसा के प्रबल प्रवर्तक के रूप में उन्होंने मानव और पशु बलि की निंदा की थी। बसव जयंती उनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। काकतीय राजवंश। इस राजवंश ने 12वीं से 14वीं शताब्दी तक वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। इनकी राजधानी वारंगल थी। उन्होंने सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण करवाया था, जिन्होंने किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तालाब वर्तमान में भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। तालाबों, नहरों और जलाशयों के निर्माण की निगरानी एवं रखरखाव के लिए गांवों में निर्वाचित समितियां होती थी। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। जमानत प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय ने जमानत प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकताओं पर बल दिया है। जमानत शब्द किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई को व्यक्त करता है। हालांकि ऐसा मामला न्यायालय में तब तक लंबित रहता है जब तक कि न्यायालय इस पर अंतिम निर्णय नहीं दे देता है। जमानत एक अधिकार है। यदि आरोपी व्यक्ति को जमानती अपराध के लिए हिरासत में लिया जाता या फिर गिरफ्तार किया जाता है तो वो व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 436 के तहत न्यायालय से जमानत की मांग कर सकता है। अग्रिम यानी कि एंटीसिपेटरी जमानत। यदि किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध यानी कि सीआरपीसी की धारा 438 के लिए गिरफ्तार किए जाने की संभावना दिखाई देती है तो वो व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत किसी भी स्तर पर जमानत को खारिज करने का अधिकार है। जमानत खारिज करने के आधारों की बात करें तो जब कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता हो तो ऐसी स्थिति में जमानत याचिका खारिज की जा सकती है। एविएशन। विमानन गैसोलीन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पहली बार एविएशन गैसोलीन का निर्यात शुरू किया है। एविएशन गैसोलीन मानव रहित विमानों और उड़ान प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पिस्टन इंजन वाले विमानों का ईंधन है। ये एक उच्च ऑक्टेन वाला एविएशन ईंधन है। ये बेहतर प्रदर्शन और गुणवत्ता मानकों के साथ उत्पाद विनिर्देशों को पूर्ण करता है। ये ईंधन आयातित ईंधनों की तुलना में सस्ता होता है। ऐसा ईंधन जो बड़े वाणिज्यिक जेट इंजन विमानों को ऊर्जा प्रदान करता है उसे एविएशन टरबाइन फ्यूल कहा जाता है। एविएशन गैसोलीन का वैश्विक बाजार मूल्य लगभग 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर है। गैसोलीन का परीक्षण और प्रमाणन नागर विमानन महानिदेशालय करता है। दक्षिण अमेरिका, एशिया प्रशांत, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इस ईंधन की बहुत ज्यादा मांग है। वर्तमान में असैन्य और सैन्य दोनों विमानों में उपयोग किए जाने वाले विमानन ईंधन का बड़ा हिस्सा जेट ईंधन है। तोपची 2023। भारतीय सेना ने अभ्यास तोपची नामक वार्षिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। सेना ने इस अभ्यास में अपने तोपखाने की मारक क्षमता, उड्डयन और निगरानी क्षमता का प्रदर्शन किया है। प्रदर्शित की गई विमानन परिसंपत्तियों में स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर,
हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, चीता और चेतक हेलीकॉप्टर शामिल थे। इस अभ्यास का मुख्य फोकस स्वदेशी क्षमताओं और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में की गई प्रगति का प्रदर्शन करना था। अगला टॉपिक है लाल सिर वाला गिद्ध। लाल सिर वाले गिद्ध को 2 दशक के अंतराल के बाद भारत में देखा गया है। लाल सिर वाले गिद्ध को एशियन किंग वल्चर या पांडिचेरी वल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर पाया जाता था। हालांकि डाइक्लोफिनेक नामक दवा में मौजूद विषाक्तता के कारण इनकी आबादी में भारी गिरावट आई है। IUCN में इनकी स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है। इसका वैज्ञानिक नाम ज़र्कोचिप्स कैल्वस है। नोबल्स हेलन तितली। नोबल्स हेलन यानी स्वॉलोटेल बटरफ्लाई नामक तितली की दुर्लभ प्रजाति को पहली बार भारत में देखा गया है। ये प्रजाति अपने पहले से ज्ञात पर्यावास क्षेत्रों से लुप्त हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में इस प्रजाति की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। इस उद्यान का नाम नामदफा नदी के नाम पर रखा गया है। ये नदी इस उद्यान की उत्तर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। तितलियों को जैव विविधता की स्थिति और प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में जाना जाता है। नोबल्स हेलन तितली म्यांमार, चीन के यूनान और हुबई क्षेत्र, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में पाई जाती है। अगला टॉपिक है मनरो तुरुतु द्वीप। नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज ने इस द्वीप से संबंधित एक अध्ययन किया है और इस अध्ययन में ये पता चला है कि इस द्वीप के डूबने का मुख्य कारण मानव जनित हस्तक्षेप है। पिछले 2 दशक में इस द्वीप का लगभग 39% भूमि क्षेत्र नष्ट हो गया है। ये द्वीप केरल में अष्टमुडी झील और कल्लड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है। कल्लड़ा सिंचाई परियोजना के तहत तेनमाला बांध के निर्माण के साथ ही इस द्वीप का भूधसाव शुरू हो गया था। अब इस द्वीप के सुधार के लिए जो प्रस्तावित उपाय दिए गए हैं उसमें रिवर लैंडस्केपिंग, अष्टमुडी झील और कल्लड़ा नदी में रेत खनन को विनियमित करना और भवनों की निर्माण पद्धति में सुधार करना शामिल है। अगला टॉपिक है हिमांग। ये वृक्ष मणिपुर और अन्य उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगता है। हिमांग वृक्ष के फूलों का इस्तेमाल भोजन और औषधि के रूप में किया जाता है। इनका इस्तेमाल सामान्य जठरांत्रीय रोगों के उपचार और यूरिनरी अल्सर के इलाज में किया जा सकता है। हिमांग वृक्ष के अन्य भाग जैसे इसकी पत्तियां, जड़, तना, छाल आदि भी निवारक और चिकित्सकीय गुणों से युक्त हैं। राज्य में स्थानीय समुदाय हिमांग की पत्तियों का इस्तेमाल हर्बल शैम्पू तैयार करने के लिए करते हैं। इसे चावल के पानी के साथ उबाल कर बनाया जाता है। इस शैम्पू को चिंगी कहा जाता है। अपने असाधारण गुणों के बावजूद हिमांग वृक्ष को अभी तक व्यापक व्यावसायिक उपयोग नहीं मिला है। अगला टॉपिक है नर्मदा घाटी में डायनासोर के जीवाश्म मिले। शोधकर्ताओं ने नर्मदा घाटी में टाइटेनोसॉर के लगभग 256 जीवाश्म अंडों वाले 92 नेस्टिंग स्थलों की खोज की है। डायनासोर आधुनिक समय के मगरमच्छों की तरह उथले गड्ढों में अपने अंडे दबा देते थे। अंडे के भीतर अंडे के एक दुर्लभ मामले की उपस्थिति ये दर्शाती है कि वे पुनरुत्पादक शरीर क्रिया विज्ञान से परिपूर्ण थे जो आधुनिक पक्षियों के समान है। नर्मदा घाटी भूगर्भीय, भूतकनीकी और जीवाश्म विज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये एक द्रोणिका भ्रंश है और भूवैज्ञानिक विक्षोभों के कारण एक भ्रंश घाटी के रूप में निर्मित है। इसकी समुद्र से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। स्पंज सिटी। हाल ही में ऑकलैंड में शहरी बाढ़ की घटना दर्ज की गई है। स्पंज सिटी की अवधारणा के माध्यम से भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सकता है। स्पंज सिटी एक ऐसा शहर होता है जिसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वर्षा जल को निष्क्रिय रूप से अवशोषित करने, साफ करने और इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये शहर वर्षा जल के खतरनाक और प्रदूषित अपवाह को भी कम करने में मदद करता है। स्पंज सिटी की अवधारणा को 2000 के दशक की शुरुआत में चीनी वास्तुकार कोंगजियन यू ने प्रस्तुत किया था। इस अवधारणा में जल को अवशोषित करने और शुद्ध करने के लिए हरी छतों, वर्षा उद्यानों और पारगम्य फुटपाथ आदि को शामिल किया गया है। अधिक ग्रीन स्पेस और वृक्षों को सड़क और आसपास के डिजाइनों में शामिल किया गया है। ये वर्षा जल को अपनी सीमाओं के भीतर उपयोग करने के लिए बनाए रखता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।